नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष। दोस्तों, अयोध्या से लौटने के बाद 5 दिन बिस्तर पकड़ा है। वापस तो अच्छे ढंग से लौटा था, लेकिन यहाँ मुंबई में पहुँचा तो यहाँ जो फ्लू, वायरल, खांसी ये बीमारियाँ थी और वर्टिगो तो मुझे प्रॉब्लम है ही। ये सब की एक साथ बाधा हुई और 5 दिन बिस्तर पकड़ना पड़ा, तो कोई वीडियो नहीं बना पा रहा था। अभी भी तबीयत ठीक नहीं है, रिकवर हो रहा हूँ। डॉक्टर के पास से दवाइयाँ मंगाई, डॉक्टर ने चेक किया, इलाज तय किया है, हो रहा है। लेकिन थोड़ा अभी सही लग रहा है, तो मैंने सोचा कि बात करनी चाहिए, तो इसलिए बात कर रहा हूँ दोस्तों। और 2-3 दिन तो मैं कुछ देख नहीं पाता था, आंखें खोलकर टीवी नहीं देख पाता था, ना यूट्यूब देख पाता था। हाँ, लेकिन टीवी पर चल रही खबरें सुन पाता था। मंगलवार से थोड़ा स्वास्थ्य अच्छा है, तो सोचा कुछ करना चाहिए। तो मंगलवार को बहुत सारे यानी अपने नीतीश कुमार का ड्रामा हो गया, हेमंत सोरेन का ड्रामा हो गया, वो देख रहा था। और मुझे एक बात बुरी लगी, इस पर जो पॉलिटिकल एनालिसिस करने वाले हैं, राजकीय विश्लेषक है, पर्टिकुलरली हिंदी के, और जो खुद को सेक्युलर लिबरल मानते हैं, ऐसे पत्रकारों की बुरी हालत देखकर मुझे बहुत दया आ गई, करुणा आ गई कि अरे कांग्रेस वाले हो, इंडिया अलायंस में जो पार्टियां शामिल है, उनको जितना दुख नहीं हुआ है, या ना कि इंडिया अलायंस के कोई पार्टियां हार मान चुकी है, इससे पहले ही लिबरल पार्टियां हार मान चुकी है। राहुल गांधी हो, ममता बनर्जी हो, उद्धव ठाकरे हो, अखिलेश यादव हो, अभी भी लड़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले ही इनका डंका बजाने वाले जो लिबरल पत्रकार है, वो तो मन से हार चुके हैं। इंडिया अलायंस ख़त्म हो गया, इट्स डन डील, मोदी तो 2024 जीत गए। यानी इतनी बुरी निराशा मैंने किसी पॉलिटिशियंस की नहीं दिखी, इतनी उनके ये पॉलिटिकल लिबरल समर्थक है उनकी देख रहा हूँ। मुझे याद आता है, ये आशुतोष वगैरह जो गैंग है, ये सब 2021 के बंगला चुनाव जो था, वेस्ट बंगाल का, उस वक्त जब बीजेपी मेजॉरिटी में आ सकती है, ऐसी खबरें थी, सर्वे आ रहे थे, तब भी रो रहे थे कि अरे अरे अब तो सब निकल गया, हाथ से निकल गया। तो ये निराशावादी है, ये लड़ने का नाटक करते, नौटंकी करते, लेकिन लड़ने की हिम्मत तक नहीं रखते। और पहला सिग्नल मिल गया तो हार मानना शुरू कर देते हैं। इसी ढंग से इन्होंने इंडिया अलायंस की हार मानी है। न राहुल गांधी हारे हैं, बिल्कुल नहीं हारे। बंगाल में उनको ममता ने कोऑपरेशन नहीं किया, हेमंत बिश्व शर्मा ने आसाम में तकलीफ दी है, बिहार पहुँचे तो बिहार आते आते अपने नीतीश कुमार हाथ से निकल गए। लेकिन राहुल गांधी निराश नहीं हुए, वो आराम से अपनी पिकनिक चला रहे, जिसको लोग या पत्रकार पदयात्रा बोलते हैं, वो राहुल गांधी की पिकनिक चल रही है। जैसे स्कूल के समय में हम लोग पिकनिक में जाते थे, अलग अलग का कुछ चीज़ें करते थे पिकनिक में, बिल्कुल वही राहुल गांधी कर रहे हैं। उनको हार या जीत का डर है ही नहीं। लेकिन राहुल गांधी जीतने चाहिए, इंडिया अलायंस जीतनी चाहिए, इसके लिए अपनी पूरी जिंदगी की क्रेडिबिलिटी दांव पर लगाए बैठे जो लिबरल पत्रकार है,
पॉलिटिकल एनालिस्ट है, इनकी बहुत बुरी हालत कर दिए। ममता बनर्जी हो, आपके नीतीश कुमार हो, क्योंकि ममता बनर्जी ने तो डिक्लेयर कर दिया कि भाई 2 सीटें चाहिए तो ले लो, नहीं तो हम पूरी 42 लड़ते हैं। अखिलेश ने 11 सीट डिक्लेयर कर दिया। केजरीवाल ने बंगाल में, पंजाब में पूरी 13 सीटें लड़ना घोषित किया अकेले। यानी जो चुनाव में उतरेंगे नहीं वो ही डर कर हार गए। लेकिन उनको डरने की कोई ज़रूरत नहीं। आपको याद होगा, अगर नहीं होगा तो मैं याद दिला दूँ, आपको याद करना ज़रूरी है कि जब इस इंडी अलायंस की दूसरी बैठक, दूसरा सम्मेलन कांग्रेस ने जीते हुए कर्नाटक की राजधानी बंगलोर में हुआ था, तब सब पार्टियों को हमारे पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने आश्वासित किया था, डरने की कोई ज़रूरत नहीं, तीसरी बैठक के लिए मुंबई आ जाओ। याद है आपको? जुलाई की बात थी। जुलाई में बंगलोर में जो बैठक हुई, तब उद्धव ठाकरे ने बताया था डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुंबई आ जाओ, तीसरी बैठक करेंगे। और 31 अगस्त और 1 सितंबर को 23 को मुंबई में हयात नाम का कोई होटल है, वहाँ बैठक हो गई थी। उद्धव ठाकरे डरे नहीं थे। मैं तो मानता हूँ कि इंडिया अलायंस में जो 28 पार्टियां इकट्ठा हुई वो भी सब डर सकते हैं। इंडिया अलायंस के सारे समर्थक, पत्रकार, एनालिस्ट डर सकते हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे नहीं डरेंगे और शरद पवार नहीं डरेंगे, क्योंकि अगर मोदी और शाह को मात देनी है तो उसका टेक्निक, तंत्र सिर्फ पवार और उद्धव ठाकरे के पास है। राहुल गांधी हार सकते हैं, आपके अखिलेश हार सकते हैं, लेकिन पवार और ठाकरे मिलकर सब बाजी पलटा सकते हैं, क्योंकि उनके पास वो टेक्निक है कि बीजेपी जीतने के बाद भी बीजेपी को कैसे हराना, ये उनको मालूम है। और शायद वही दाव तो पवार और ठाकरे ने मिलकर नीतीश के नाम से खेला भी है। नीतीश वापस चले गए, इसलिए इस कारण से पूरे के पूरे लिबरल पत्रकार रो रहे हैं। उनको लगता है खलास, अब इंडिया अलायंस बची ही नहीं। अगर मोदी के साथ नीतीश चले गए तो बिहार की जो 40 सीटें हैं उसमें से 38 या 40 सीटें पूरी की पूरी ले जाएंगे। पूरी की पूरी बीजेपी नहीं ले जाएंगी, एनडीए ले जाएंगी, ये मानता हूं मैं। कि समझो जो गणित आज बताया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, और 38 सीटें या 40 सीटें अगर एनडीए जीत जाती है तो वो 40 की 40 सीटें बीजेपी के पलड़े में नहीं आती, कुछ 17-18 तक आ जाएगी। चिराग पासवान या एलजेपी है, उनके कुछ कुशवाहा वगैरह मिलकर 20-22 सीटें आ जाएंगी। लेकिन 17 सीटें कम से कम लड़ने के लिए नीतीश को मिलती है, उसमें से 17 की 17 आ जाए या 16 आ जाए तो वो तो बीजेपी की नहीं होगी, वो जेडीयू की रहेगी। और जीतने के बाद नीतीश फिर पलटी मार सकते हैं। नीतीश अगर चुनाव के नतीजे आने के बाद पलटी मारेंगे तो उनके जो एनडीए से चुनकर आए हुए 16-17 एमपी रहेंगे वो तो बीजेपी के पास नहीं रहेंगे, ना एनडीए में रहेंगे, वो तो जेडीयू के रहेंगे। क्योंकि ऑन रिकॉर्ड नीतीश के जो 16-17 एमपी चुनकर आने वाले हैं वो एनडीए के या बीजेपी के नहीं होंगे, वो 16-17 एमपी जदयू के होंगे। और चुनाव के नतीजे आने के बाद नीतीश पलटी मारते हैं और इंडिया अलायंस में आ जाते हैं तो 17 सीटें बिना लड़े हुए भी इंडिया अलायंस को मिल जाती है। ये समझना ज़रूरी है। जिस ढंग से 2019 में
शरद पवार और उद्धव ठाकरे ने मिलकर अलग अलग चुनाव लड़ा था। नतीजों के बाद गणित बदला। यही तो शरद पवार और उद्धव ठाकरे का गणित है। चुनाव किसके साथ लड़ो, सरकार किसके साथ बनाओ, याद है ना। और ये बात चुनाव से पहले भी अनिल देशमुख ने एक प्रचार सभा में बोली थी कि चुनाव के बाद उद्धव ठाकरे हमारे साथ आने वाले हैं, और बिल्कुल वैसा हुआ। नतीजे आए, उसी दिन शाम को उद्धव ठाकरे ने पलटी मारी। तो जो उठता है वो नीतीश को पलटू राम बोलता है, तो उद्धव ठाकरे क्या थे? उद्धव ठाकरे तो सबसे बड़े अपॉर्चुनिस्ट है। एक दिन भी चुनाव के नतीजे के बाद एनडीए में रुके नहीं थे। चुनाव के पहले बीजेपी से दोस्ती की, सीट का बंटवारा किया, जितनी ज़्यादा हो सके सीटें चुनकर लाई, और नतीजे हाथ आए और पलटी मार ली। अरे पिछली बार हो या अभी हो, नीतीश कुमार कम से कम नतीजे हाथ आने के बाद कुछ घंटों में पलटी नहीं मारे थे। वो तो बहुत छोटे पलटूराम हैं। उद्धव ठाकरे सबसे बड़े पलटूराम हैं, क्योंकि ये चुनाव लड़ते किसी के साथ है और सरकार दूसरे किसी के साथ बनाते हैं, और उसमें एक घंटे का भी फर्क नहीं होता। नतीजे आते आते गठबंधन तोड़ देते। तो शायद ये जो पटना, बंगलोर, मुंबई, दिल्ली, ये जो सम्मेलन हुए इंडिया अलायंस के, उसमें कुछ विचारों का आदान प्रदान तो हुआ है। तो उसी आदान प्रदान के आधार पर शायद इन्होंने ही, यानी शरद पवार और उद्धव ठाकरे ने पटाया होगा नीतीश को कि देखो भैया, आप इंडिया अलायंस में रहोगे तो आपको तो 17 सीटें लड़ने को ही नहीं मिलेगी, तो 15-16 लाओगे कहाँ से? इससे अच्छा है कि बीजेपी के साथ जाओ, कम से कम 17-18 सीटें ले लो, उसमें से 16 सीटें जीत कर लाओ और वापस आ जाओ इंडिया अलायंस में। और नीतीश ने माना होगा। मैं मानता ही नहीं कि ये बड़ा मोदी शाह का गेम है। ये गेम असल में शरद पवार ने और उद्धव ठाकरे ने खेला है, और नीतीश को एनडीए में भेजा है कि जाओ। क्योंकि एक बात है, एमवीए जो बनी, महाराष्ट्र महाविकास आघाड़ी, इसका आधार क्या था? ये चुनाव पूर्व गठबंधन नहीं था। जो कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना ने मिलकर 2019 के आखिर में महाराष्ट्र में जो नया गठबंधन बनाया और सत्ता हासिल की या सत्ता हथियाई, वो गठबंधन चुनाव पूर्व नहीं था। चुनाव में मतदाता ने कांग्रेस और एनसीपी को नकारा था और शिवसेना और बीजेपी को स्वीकारा था। शिवसेना और बीजेपी मिलकर सरकार बनाए, ये लोगों की इच्छा थी। लेकिन ये इच्छा उद्धव ठाकरे ने मतगणना खत्म होने तक मानी थी। जिस क्षण में मतगणना खत्म हो गई, चुनाव के नतीजे आ गए, उद्धव ठाकरे ने पलटी मारी और दो कांग्रेस के, यानी एनसीपी और कांग्रेस के साथ जाकर गवर्नमेंट बना ली। क्योंकि आखिर गवर्नमेंट बनती है तो चुनाव के पहले या चुनाव के बाद जो नतीजे उस पर नहीं बनती, जो चुनकर आए हैं उनके आंकड़ों पर बनती है। और इसको शरद पवार ठाकरे टेक्निक बोला जाता है। शरद पवार और उद्धव ठाकरे ने ये नया टेक्निक बनाया है कि चुनाव किसी के भी साथ लड़ो, लेकिन चुनाव के नतीजे आने के बाद जो गणित बनता है वो असली गठबंधन होता है। हमारे यहाँ के मराठी बुद्धिजीवी हो, बड़े बड़े कानून के जो जानकार है, वो बोलते हैं अरे डेमोक्रेसी की हत्या हो गई।
जनता से दगाबाजी हुई है। जनता ने मविया को यानी महाविकास आघाड़ी को वोट नहीं दिया था, फिर भी ये लोग करते कि वो असली गठबंधन है, वो जनता का विश्वास था। लेकिन उसमें उद्धव ठाकरे ने जनता से दगाबाजी की थी, बीजेपी से नहीं दगाबाजी की थी, मतदाता से दगाबाजी की थी। और इसको आजकल लिबरल लोग डेमोक्रेसी बोलते हैं, जिसमें जनता से मतदाता से दगाबाजी करनी है। तो आज ऐसा लगेगा कि वापस चले गए नीतीश, तो नीतीश ने जनता से दगाबाजी की, बिल्कुल नहीं है। जिनके साथ वो चुनकर आए थे वापस उनके साथ चले गए। लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद नीतीश वहाँ रुकेंगे, एनडीए में रुकेंगे, उसकी कोई गारंटी नहीं है। मोदी भी इसकी गारंटी नहीं दे सकते, क्योंकि नीतीश हो या उद्धव ठाकरे हो या शरद पवार हो, ऐसे लोगों की कोई गारंटी नहीं दे सकता, मोदी भी गारंटी नहीं दे सकते। तो इसलिए मैं मानता हूँ कि नीतीश एनडीए में वापस जाने से इंडिया अलायंस खत्म नहीं हुआ है, अभी भी बड़ा होप है। आशुतोष हो या जो कोई अजीत अंजुम हो या ऐसे जो पत्रकार लिबरल है, उनको रोने की धोने की ज़रूरत नहीं है, निराश होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। उनको समझना पड़ेगा उद्धव ठाकरे और शरद पवार टेक्निक क्या है और उस पर नीतीश कुमार कैसे चल पड़े हैं। चुनाव के पहले कोई भी दोस्त करो, किसी से भी जाओ, किसी के भी साथ जाओ, और पहले चुन के आंकड़ा लाओ। नंबर इंपॉर्टेंट होता है, लिबरल डेमोक्रेसी में नंबर इंपॉर्टेंट होता है, मतदाता इंपॉर्टेंट नहीं होता, क्रेडिबिलिटी इंपॉर्टेंट नहीं होती, नंबर इंपॉर्टेंट होता है। तो नंबर कहीं से भी आए। तो इसलिए मैं मानता हूँ कि जो लगातार 3-4 सम्मेलन इंडिया अलायंस के हुए, उसमें जो सलाह मशवरा हुआ है, शायद वो खरगे को नहीं बताया होगा, शायद वो ममता के साथ डिस्कस नहीं किया होगा, शायद किया होगा, लेकिन नीतीश ने जिस ढंग से पलटी मारी है और चुनाव जीतने के लिए बीजेपी का साथ या हाथ पकड़ा है, तो मैं मानता हूँ कि ये उद्धव ठाकरे शरद पवार टेक्निक है। ये दाव शरद पवार और उद्धव ठाकरे ने खेला है, नीतीश को मोहरा बनाकर भेजा है कि भाई हम खुले मैदान में अगर शाह और मोदी को मात नहीं दे सकते तो नतीजे आने के बाद तो मात दे सकते हैं, क्योंकि आंकड़े तो हमारे हाथ में रहेंगे। चुनाव के नतीजे जब आते हैं तो हर पार्टी का अलग आंकड़ा होता है और उस पर गठबंधन दावा नहीं कर सकता, पार्टी दावा कर सकती है। तो अगर बिहार के 40 के 40 सीट अगर एनडीए जीत जाती है और उसमें अगर 17 सीटें जदयू जीत जाता है, जेडीयू जीत जाता है, तो वो नीतीश के एमपी हो गए और बीजेपी उस पर दावा नहीं कर सकती, ना कि एनडीए दावा कर सकती है। इसको कहते हैं ठाकरे पवार टेक्निक। और शायद यही बिल्कुल ढंग से समझाया होगा। और पवार तो ऐसी बातों में माहिर है, दशकों से और सालों से ये गणित का गेम कर रहे, नंबर का गेम कर रहे। अब उसमें उद्धव ठाकरे भी माहिर हो गए। तो दोनों ने मिलकर मुझे लगता है कि नीतीश को पट्टी पढ़ाई, भाई तुम यहाँ रहकर लालू के साथ झगड़ा करोगे तो इसमें हिस्सेदारी करने के बजाय लालू के जितने आते आने दो, तुम उधर जाके 15, 16, 17 सीटें लाओ, तो इंडी अलायंस की ताकत वैसे ही बढ़ेगी। कुछ खर्चा नहीं होगा, कुछ मेहनत नहीं होगी, आराम से 15-16 एमपी इंडिया अलायंस को एनडीए से मिल जाएंगे। तो मुझे लगता है कि शरद पवार और उद्धव ठाकरे यही दो नेता ऐसे इंडिया अलायंस के जो इंडिया अलायंस बचा सकते हैं और मविया के
जो मविया का जो दाव है, जो टेक्निक है, उसके आधार पर मोदी शाह को ये मात दे सकते हैं। देखते हैं दोस्तों क्या होता है आगे चलकर, लेकिन मुझे लगता है कि ये शायद ये गेम होगा। मोदी शाह खुश रहे, बीजेपी वाले पटाखे उड़ाए, त्यौहार करे, उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सब लोग बोल रहे हैं कि नीतीश फिर से पलटी मारेंगे। लेकिन इस बार चुनाव के नतीजे आने के बाद इमीडिएटली पलटी मारेंगे, क्योंकि उनको अभी उद्धव ठाकरे जैसे गुरु मिले हैं, शरद पवार जैसे महागुरु मिले। देखते हैं आगे क्या होता है। अभी यही रुकता हूँ। आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।